है जिलों के, वहां पे सीआईडी की एक सेल होती है जो ऊपर तक सारी सूचनाएं भेजती है, कमिश्नरेट तक और ऊपर तक पूरी सूचनाएं जाती है और सीएम हाउस तक भी सारी सूचनाएं जाती है। तो जो सूचनाएं हैं जो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं, जो मीडिया का भी देखते हैं और बाकी सारी चीजों का भी देखते हैं, लोकेश शर्मा जी, उन्होंने खुद मुझे आज से 2 दिन पहले ये कहा कि तुम करने के वाले हो, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने यूं कहा कि हम वो करने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। मुख्यमंत्री से कह देना या तो सीएसओ को परमानेंट कर दे। हमारी मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास है कि सीएचओ जो 5 साल बाद बॉन्ड पेपर की जो बात थी मुख्य रूप से कि 5 साल का बॉन्ड पेपर भरवाया। सच बता रहा हूं मैं आपको, एक रात में, एक दिन में, एक चुटकी में बॉन्ड पेपर में हटवा सकता हूं, ये आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन बॉन्ड पेपर अपनी एक बड़ी मजबूती है परमानेंट होने के लिए, इसलिए इस पे ज्यादा अपन लोग, एक बार अपन ने इस पे सोचा था कि इस पे कुछ करेंगे, लेकिन जानबूझ के उसको रोका, क्योंकि दिल्ली जब गए तो दिल्ली वंदना गुरनानी मैडम से और उच्च अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का जो ये बॉन्ड पेपर है ये तो चलो हट जाएगा इजीली, लेकिन ये आप लोगों को परमानेंट कराने के लिए इससे बड़ा आधार नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि हम चलो राजस्थान सरकार को, राजस्थान के एनएचएम एमडी को भी मैं नोटिस भेज दूंगी, इससे संबंधित निर्देश भी दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो केंद्रीय मंत्री भारती मैडम ने भी कहा, इससे पहले अश्विनी कुमार चौबे जी ने भी कहा कि भाई हम लोग भेज देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर हमारे हिसाब से ये है कि भाई आप लोग 5 साल का बॉन्ड पेपर तो रखो, लेकिन इस मांग को इस तरह से रखो। हमने भी रखा इस मांग को, आप सेम टू सेम ऐसे ही रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे शेर की तो वैसे तो चलो भाई कह रहे हैं तो कोई बात नहीं तो मतलब इतना तो रहता है कि स्वास्थ्य भवन के सामने वाले पार्क से स्वास्थ्य भवन के अंदर जो अधिकारी बैठे रहते हैं वो खिड़की से मेरा भाषण सुन रहे होते हैं और खुली चुनौती लेके ऊपर खिड़की पे जिस दिन एमडी सर वगैरह सभी मीटिंग चल रही थी, मैंने नीचे से डिप्टी कमिश्नर साहब भी खड़े थे, सबके सामने उस दिन आंदोलन था, बहुत सारे लोग गए भी होंगे इसमें से, और खुली चुनौती दी थी कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इस स्वास्थ्य भवन की एक ईंट कहां चली जाएगी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमारी मांग हर हाल में पूरी होनी चाहिए और ये धमकियां अपन लोग वहां देते हैं जहां पे धारा 144 लागू होती है, आप सभी को पता है, और वहां पे सचिवालय पे और हाईकोर्ट पे वकील जरूर थोड़ा बहुत कर लेते हैं आंदोलन, वहां पे अपने वकील भाई लोग, लेकिन वहां पे कोई भी आंदोलन की कोई परमिशन नहीं रहती और अपन खुलेआम वहां पे 144 धारा के बीच में 2-3 दिन तक धरने रखते हैं। नहीं तो लोग धरने के लिए सिर्फ शहीद स्मारक चुनते हैं, क्यों? शहीद स्मारक पे होती है, चलो ठीक है, डिमांड लोग 100 दिन से पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन अपन तो सचिवालय की गेट पे जाकर वो तांडव मचाते हैं कि सरकार को 3 घंटे 4 घंटे में मांग पूरी करनी पड़ती है और सरकार नहीं करेगी तो सरकार भी कान खोल के सुन ले। हमारा वीडियो भी अभी लाइव चल रहा है फेसबुक के माध्यम से, तो सरकार कान खोल के सुन ले। आप लोग हम पे वॉच कर रहे हो, सारी नजर रख रहे हो, हमारी जो मांगे हैं सीएचओ की उनको तुरंत प्रभाव से पूरी कर दो, नहीं तो स्वास्थ्य भवन नहीं, सचिवालय नहीं, विधानसभा तक पहुंचेंगे और विधानसभा नहीं तो सिविल फाटक तक पहुंचेंगे, सीएम हाउस तक पहुंचेंगे और हाहाकार मचा देंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई। तो साथियों, बिल्कुल किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मांगे डिले हो जाती है, थोड़ा समय जरूर लग जाता है, लेकिन लगभग मांगे अपनी पूरी हो जाती है, 100 में से 90 मांगे लगभग पूरी हो जाती है। तो परमानेंसी के लिए अपन लोगों ने एक तरीके से जम्मू कश्मीर से जब 370 धारा हटी थी तो जम्मू कश्मीर जो भी मांग रहा था वो सब कुछ मिल रहा था, तो उस वक्त सतपाल मलिक जी से मिलके और ज्ञापन दिया था कि भाई इसमें तो कम से कम आप स्थायी भर्ती कराओ सीएचओ की। कई लोग कहते हैं कैडर बनाने में अभी कैडर नहीं बना, वो नहीं बना। साथियों, कैडर का काम हो चुका है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैडर 4800 पे ग्रेड का कैडर है ये, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को इस बात का पता है वो लोग एम्स छोड़कर सीएचओ में लगे हैं और
सबसे बड़ी जीत मेरी मैं कब मान रहा हूं पता है आपको? इसलिए मान रहा हूं कि 2015 में जब अपना आंदोलन दवा लिखने के अधिकार को लेकर स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन, और अपन CHO वर्ड लेके आए थे, तो आज ये नौबत आ गई कि हमारे MBBS के भाई लोग खुद ज्ञापन दे रहे हैं, 1 से 1.5 महीने पहले ज्ञापन दिया है कि हमें भी CHO में मौका दिया जाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। कई साथी कहते हैं आयुर्वेद वाले साथी है इसमें केवल नर्सेज के लिए, तो साथियों आयुर्वेद वाले साथियों ने भी अपना उस वक्त साथ दिया था 2015 में। उस वक्त इन लोगों का आ गया, लेकिन 2300 पीटें और भी लगी थी। आप सभी को पता है इस भर्ती के अंदर पिटीशन दायर हुई थी, 2300 लोगों ने पिटीशन दायर की थी, जिसमें होम्योपैथिक वाले और जो अलग अलग सभी कैडर्स, नेचुरोपैथी वाले, डेंटल वाले साथी, फार्मासिस्ट वाले सभी लोग आए थे इसमें। और उन्होंने कहा था कि हमें अभी थोड़े दिन पहले पिटीशन जब लगाई थी, लेकिन जब 2015 में आंदोलन हुआ था तो अजय जी वगैरह जो आयुर्वेद वाले थे वो अपने साथ थे, और वो चाहते थे कि उनको भी कोई ऐसा कोर्स करवा के और एलोपैथी में दवाई लिखने का अधिकार मिले आयुर्वेद के बाद, तो वो अपने साथ थे उस वक्त। तो आयुर्वेद जुड़ गया इसमें, और आयुर्वेद जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा अपन को, मुझे उसी वक्त पता लग गया था कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आयुर्वेद वाले साथी लोग और PSC नर्सिंग और GNM सब CHO में इक्विवेलेंट हुए। इससे अपनी डिग्निटी मेंटेन हुई कि नहीं हुई? और सिलेबस अपने अनुसार है, आप सभी को पता है ना? सिलेबस तो अपन लोगों ने बनवाया था ना, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दवा लिखने का अधिकार की लड़ाई थी, लिखने का भी अभी मिलने वाला है जल्दी। NMC बिल का मेरा वीडियो देख लेना, 2018 का 17 का वीडियो है। NMC बिल जब आया था 16-17 के जो वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, कुछ पड़े कुछ फेसबुक पे पहले वाले पड़े, वो देख लेना। आंदोलन हुआ था जो जंतर मंतर पे दिल्ली में, तो CHO वर्ड कैसे लेके आए थे? CHO नाम अच्छा है कि नहीं अच्छा है? बढ़िया है ना? फुल पक्का? और कुछ चेंज करवाना है तो अभी तो करवा लेंगे कैसे भी। अब उस वक्त डॉक्टर्स ने बहुत विरोध किया था मेरा, आप यूट्यूब पे देख लेना। IMA ने बहुत विरोध किया था कि नर्सेस को अगर दवा लिखने का अधिकार मिल गया तो गांव में जो आज सारा सिस्टम डॉक्टर्स के थ्रू चल रहा है, या जो सख्त कमी थी, अपन ने उस मांग को उस वक्त ये रखा था कि भी डॉक्टर्स की सख्त कमी पूरे भारतवर्ष में है, और ऐसी कमी को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए जो बेसिक दवाइयां हैं वो इजीली नर्सेज लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन करना जानते हैं लगभग। तो उस वक्त से लेके अब तक प्रिस्क्रिप्शन का तो है, लिखने का अभी तक भी पूरी तरह से अपने हाथ में नहीं आया है, और बहुत जल्द लिखने का भी आएगा, सारा काम होगा। अभी ये काम 80% निपट चुका है, और मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से, मैंने CHO मेरा परिवार है, मैंने गोद लिया इसको, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक आप लोग परमानेंट नहीं हो जाओगे, मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा। और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हो चुकी है। 4 पोस्टें स्थायी, जब सतपाल मलिक जी से अपने करवाया था, 4 स्थायी साथी लोग वहां पे लग चुके हैं स्थायी भर्ती के रूप में। उसके भी मैं आपके पास प्रूफ वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया से। और जब एक राज्य में स्थायी भर्ती हो जाती है तो आप लोग मानते हो कि कैडर नहीं बना होगा, ये भ्रमित करने की बातें होती हैं। आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। राज्य के हिसाब से कैडर बनाने में जरूर थोड़ा सा अभी समय, क्योंकि पे ग्रेड केंद्र की और राज्य के उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंस होता है, तो पूरा आप टेंशन मत लो। बहुत जल्द इस मुहिम को अपन और मजबूत करेंगे और बहुत जल्द काम करेंगे। जिस दिन आप लोगों की ज्वाइन हो जाएगी ये पूरी की पूरी CHO पोस्ट पे आप लोग ज्वाइन हो जाओगे, उसी दिन के उसके 8वें 10वें दिन से आप देख लेना नियमितीकरण के लिए कितना बड़ा आंदोलन भरत बेनीवाल आपके लिए खड़ा करेगा। उसी के लिए ये क्रांति मार्च चल रहा है, जो CHO वर्ड लेके आए हैं इसे मूल रूप देना है अपन लोगों को, हर हाल में इसे परमानेंट कराना है। इसीलिए ये क्रांति मार्च चल रहे हैं। हमारे इन साथियों में जोश भरना है, इनकी यूनिटी को मेंटेन करना है, कहीं ये यूनियनबाजियों में फंस के नहीं रह जाए। इस चीज के लिए हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कर्मचारी संघ बने हुए हैं, 15-15 कर्मचारी संघ बने हुए नर्सेज के और अदर, लेकिन वो कर्मचारी संघ सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए ज्यादातर काम कर रहे हैं। कुछ एक कर्मचारी संघ अगर काम भी करना चाहते हैं तो उनके पांव खींच लिए जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि CHO में कभी भी ऐसे गुटबाजी फैले, यूनियनबाजी फैले, इसलिए हम लोग इसको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी आज तक कर्मचारी जो चयन हुआ
कहीं भी भर्ती हुई होगी राजस्थान में, चाहे शिक्षकों की हुई होगी, चाहे किसी की भी भर्ती हुई होगी, ऐसे कभी प्रोग्राम एकजुटता के हुए हैं कि आप लोग ने देखे हैं? अच्छा नहीं लग रहा सभी को? हम एक परिवार हैं कि नहीं है? हम लोग एक यूनिट है कि नहीं है? नहीं तो जाति और धर्म के नाम पे सरकारें लड़वा देती हैं, जाति और धर्म के नाम पे संगठन बन जाते हैं और सिर्फ हमारे कर्मचारी भाइयों का यूज करते हैं। सभी ने एक चंदा गैंग बना के छोड़ दी कर्मचारी यूनियनों ने, इसलिए मैं इनसे दूर रहना चाहता हूँ। लोग तो अभी से कुछ लोग चंदा उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम के लिए या इन चीजों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यूं कहते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। अरे तुम्हें लीडरशिप करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लीडरशिप करो, लेकिन सच्चे दिल से करो, इन साथियों के लिए करो जो सच में पूरे देश की सेवा करेंगे, पूरे समाज की सेवा करेंगे। आप लोग ऐसे पद पे अभी सेलेक्ट होके आए हो कि आप लोगों को पूरे देश को मजबूत बनाना है, पूरे स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाना है। और कोविड में यह भी पता चल गया सभी को कि स्वास्थ्य ढांचा अगर मजबूत है तो एक तरीके से अंदरूनी जो सेना है वो पूरे भारत की, पूरे विश्व की मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी है कि नहीं है? हमारे कोरोना वॉरियरों ने जो भूमिका निभाई इस कोविड के अंदर, शायद उससे बढ़िया भूमिका देश में अभी तक किसी ने नहीं निभाई होगी। ये अदृश्य दुश्मनों ने, हम लोगों ने जो लड़ाई लड़के अपनी वीरता दिखाई है, ऐसे वक्त में जब लोगों को ये डर लगता था, घर से निकलने से डर लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे वक्त में हम लोगों ने बाहर जा जाके सेवाएं दी और हमारे देश के लोगों की जान बचाई। इससे बड़ी ह्यूमैनिटी का परिचय दिया, इससे बड़ा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए सरकार से ऐसे वक्त में मुझे दिख रहा था सब कुछ कि ये सही वक्त है। चलो ठीक है, ह्यूमैनिटी की सेवा तो अपन कर ही रहे थे, लेकिन ये सही वक्त था जब अपन अपनी मांगे भी पूरी करवा सकते थे। और मैं बिल्कुल एक दिन भी घर नहीं बैठा। 22 मार्च को आपको पता है लॉकडाउन हुआ, याद है ना? और आपका भाई 1 अप्रैल को भी रोडों पे दौड़ रहा था, 8 अप्रैल को भी रोड पे दौड़ रहा था और दिल्ली किसी की एंट्री नहीं थी, सीमाएं सील थी, लेकिन इन भर्तियों को लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 5500 की एक फाइल और क्लियर करवाई और बाद में देख लो 5500 की फाइल क्लियर नहीं होती वो अपनी दिल्ली से, तो पक्की आप लोग खुद बता सकते हो कि 2310 पदों पे भर्ती आती और एम्स के अंदर उसमें से आधे से ज्यादा सेलेक्ट होकर चले गए। जो टॉपर्स थे वो ज्यादातर एम्स में चले भी गए थे, आपको ध्यान होगा। तो लगभग 1500 से ऊपर साथी लोग इस नौकरी में नहीं आ पाते, इस सीएचओ में चयनित नहीं हो पाते, लोगों की ओवर एज हो जाती और 7800 भर्तियां कराने में तो ये सरकार 2030 लगा देती। आप सभी को पता है इस बात का। तब तक तो बहुत सारे मेरे साथी लोग ओवर एज हो चुके होते, क्योंकि राजस्थान में भर्ती कराना ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने लायक बात है कि नहीं है? मात्र 6 माह में अपन लोग इस भर्ती को कंप्लीट करवा लाए, जबकि इससे पहले इसी भर्ती में 2500 भर्तियां निकाली गई थी और उस टाइम के दौरान समित शर्मा जैसा एक ईमानदार ऑफिसर जिसने निःशुल्क दवा योजना चलाई, उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया गया। 27 से 28 लोगों को एपीओ कर दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया 27 से 28 कर्मचारियों को, और वो आज भी बहाल नहीं हो पाए। अब जाके क्लीन चिट मिली है उन लोगों को, अब तक वो बहाल नहीं हुए और 1.5 साल तक उनके ऊपर एसओजी और एसीबी में मुकदमे दर्ज करके जांच चलती रही और क्लीन चिट भी मिली उन लोगों को। लेकिन 1.5 साल बाद जैसे ही वो मुकदमे निपटे, उसके अगले दिन से मैं लग गया कि मुझे मेरे साथियों को रोजगार दिलाना है। 2018 में जब मैंने कहा था आप लोगों को लिखित परीक्षा से भर्तियों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, कई साथी लोग रैलियों में भी गए होंगे, यहाँ से गए थे, कोई गए थे ना आप लोग? आज तक ऐसी भीड़ देखी है कभी? राजस्थान सरकार हिला दी थी, लेकिन वसुंधरा जी ने जब बातें नहीं मानी तो अपन ने काले झंडे वाला कांड हुआ झुंझुनू का, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और वसुंधरा तेरे चक्कर में मोदी मारा जाएगा, ये नारे मेरे चलाए हुए आप सभी को पता है ना। और अपन लोगों की उसके बाद अच्छी जीत भी हो रही थी, लेकिन इतने में सरकार पलट गई और चुनाव आ गए और उसके अंदर आप सभी को पता है चुनाव आने के बाद तो कांग्रेस की नई नीति आ गई। जो नहीं कांग्रेस वाले साथियों ने यूं कहा था कि आप लोगों की हम कराएंगे,
कोई बात नहीं ये लोग, लेकिन वो भी फिर पलट गए और उन्होंने कहा कि भर्ती तो पूरी की पूरी कंप्लीट ही कर गई वसुंधरा जी, लिस्ट तक जारी हो गई, लगभग एंड पे है पूरा मामला, पूरा तैयार हो चुका है और इसमें नियमों में अब संशोधन करना संभव नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, तुम हमारे लिए 6,000 से 7,000 नई भर्तियां और निकाल दो। और फिर ये मांगी अपन लोगों ने इस वक्त में पूरी करवाई कि सीएचओ की पेंडेंसी है उसको खत्म करो। 5500 की फाइल भी जबरदस्ती करके इसमें जुड़वाई, वो भी इन्होंने बहुत मुश्किल से जोड़ी। उस 5500 को ये सीसीएच से करवाना चाह रहे थे। सीसीएच के लिए आप सभी को पता है 2,500 से 3,000 भर्तियों से ऊपर किसी भी राज्य में विदाउट सीसीएच की हुई है, और उसके अलावा जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें सीसीएच को लिया गया और वो सारी भर्तियां अभी तक फंसी पड़ी है कोई कोर्ट में। बीच में मेरे पे एलिगेशन भी लगे कि हरियाणा में तो 10 दिन में भर्ती पूरी हो गई, 627 के करीब 87 के करीब पद आए थे, और एमपी में भी 2,500 के करीब पद आए थे, और सबने यूं कहा कि भाई भर्तियां पूरी हो गई, और एमपी में भी लिस्ट जारी हो गई थी लगभग। और मैंने कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत स्पीडली अपन ने इस भर्ती को पूरा भी करवाया, लेकिन वो भर्तियां आज भी पेंडिंग पड़ी है और एमपी वाली तो निरस्त भी हो गई, दूसरी विज्ञप्ति जारी हुई है, आप सभी को पता है। और बिहार में जरूर हुई, लेकिन कभी थोड़ी कभी ज्यादा ऐसे ही चलती रही। पर बिहार में भर्तियां इसलिए कि वहाँ स्टाफ भी नहीं थे, प्लस सीसीएच वगैरह रखते थे कुछ लोग, कुछ जगह पे तो ज्यादातर जगह पे तो 5-7 हजार फॉर्म आते थे, तो जोर नहीं आता था, आपको पता है, इजीली सेलेक्ट कर लेते थे उन लोगों में। यहाँ तो 74,000 तो फॉर्म थे, 94,000 तो फॉर्म थे, 74 से 75,000 लोग उसमें बैठे थे, आप सभी को पता है भर्तियों में। और 6800 से ऊपर रिट, अभी 7,000 पहुंच चुकी है सारी ब्रिज कोर्स समेत जो रिटें लगी है ना अब तक, तो वो 7,000 के करीब पहुंच चुकी है। और राजस्थान की ये पहली भर्ती थी इन दिनों की जिसके अंदर बहुत कम भर्तियां होती हैं। अपना दबाव आप समझ सकते हो, अपन लोगों की पावर आप लोग समझ सकते हो कि एजी साहब यानी सिंघवी जी हर किसी भर्ती में पैरवी नहीं करने आते। वो 1 तारीख के 3.5 लाख रुपए लेते हैं एक सुनवाई पे जाने के, और उस व्यक्ति ने इस भर्ती के अंदर पैरवी की अपन लोगों के दबाव की बदौलत, और ये भर्ती में कोई स्टे नहीं आने दिया, किसी भी तरीके से रुकावट नहीं आने दी। ओबीसी की सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाला इशू हुआ, आप सभी को पता है। उस इशू में कई साथी लोग होंगे यहाँ पे जिनके इशू हुए थे, कोई है अभी? हाँ, तो उस वक्त काफी साथी लोगों को कितनी प्रॉब्लम आई थी, उसमें कोर्ट में भी साथी लोग गए, लेकिन कोर्ट में मुझे पता था कि ये अटका देंगे और ये भर्ती 2 साल तक अटकी पड़ी रहेगी, इसलिए उसको 15 तारीख तक जितने लोगों का था सबको एलिजिबल करवाया, कैसे जैसे करके डायरेक्ट ऑर्डर जारी करवाया, ताकि वो रिटें सारी खारिज हो जाएगी। क्योंकि उनको जब डायरेक्ट ही काम हो गया उनका, तो रिटें भाई कोई नहीं बनवा पाया कोविड में 1-1 साल के बाद, और बहुत दिक्कतें आई थी, आप सभी को पता है कोविड में सभी को दिक्कतें आई थी। तो हर तरीके के अपन लोगों ने इसमें लड़ाई लड़ी, छोटी सी प्रॉब्लम से लेके कोशिश ये की मैंने कि हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकूं। लेकिन एक इंसान था, रात दिन भाग रहा था, सुबह उठते ही भागते थे, रात को 1 बजे सो जाते थे, भर्ती के लिए भी भागते थे, खुद साथ में खुद का बिजनेस भी संभालना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है, भागदौड़ करनी पड़ती है, हर तरीके से बहुत सारे काम होते हैं सभी से। तो एक तरीके से मैंने टारगेट दे दिया था कि इस भर्ती को किसी भी तरीके से पूरी करानी है। और राजस्थान में ये इस बात का सबूत है कि राजस्थान में अपन ने जो भर्तियां ली, सीएचओ पैरामेडिकल की तीनों भर्ती है, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, एसीजी टेक्नीशियन और प्रयोगशाला सहायक एमओ, ये भर्तियां जो ली। इसके अलावा एक भी भर्ती अगर राजस्थान में अभी आधी स्थिति तक भी पहुंची हो या ढंग से शुरू भी हो पाई हो तो मेरे को बता दो, जिसपे एलिगेशन नहीं लगे हो, ऐसी कोई भर्ती जो जिसपे एलिगेशन लग रहे हो, जबकि इस भर्ती पे बहुत कम एलिगेशन लगे थे। हालांकि कोई गिनी चुनी जगह पे देखो एग्जाम सेंटर लेवल पे अपन लोग नहीं रोक सकते, कितना ही जोर लगा लो, चाहे दिनेश एमएन जी जैसा ईमानदार ऑफिसर है उन्होंने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन एग्जाम सेंटर लेवल पे तो आईएएस की भर्ती है उसमें भी कोई प्रयास होते हैं पूरे इंडिया लेवल पे। ये चीज अपन इसको दरकिनार नहीं कर सकते और इसको सुधारना पड़ेगा। इसके लिए भी हमने अपने नियम बनाने के लिए कुछ चीजें प्रस्तावित की है डीओपी को, कार्मिक विभाग को, जहां से सारे नियम बनते हैं भर्तियों के लिए। तो इसके लिए स्पेशल एसओजी की टीम हर एक एग्जाम सेंटर पे रखी जाए और इस तरह की कई मांगे जो बिल्कुल अलग हटके हैं वो अपन लोगों ने रखी और इसके लिए नए कानून आ रहे हैं अभी बन के, सभी को इसका आगे भविष्य में फायदा मिलेगा। लेकिन साथियों, आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आप लोगों की यूनिटी। आप मेरे को यूनिटी दे दोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि राजस्थान का कोई माइकल लाल नहीं, पूरे भारत का कोई माइकल लाल नहीं जो एक सीएचओ की एक भी मांग नहीं माने। 100% आपकी हर मांग पूरी होगी। और
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना? यही कहा था ना। तुम मुझे, मैं ये कहता हूं तुम मुझे यूनिटी दो, मैं तुम्हारी हर एक मांग तुम्हारे कदमों में ला कर दूंगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी विभाग को कि और कर्मचारी संगे वो मांग रखने जाते, उन लोगों के ज्ञापन ले लिए जाते, उन पे समोसे रख के अधिकारी खा जाते हैं। ये हालत है कि नहीं है? जगह जगह ज्ञापन सौंपे जाते हैं। क्या होता है ज्ञापनों से? ज्ञापन सौंपने जाए, फोटो खिंचवा के आ जाए ऐसे खड़े होके, उससे कुछ हुआ है आज तक? नहीं हुआ। सरकार और अधिकारी धरनों से डरते हैं? नहीं डरते। आंदोलनों से डरते हैं? नहीं डरते। लेकिन जिस दिन अशोक गहलोत का सिविल लाइन फाटक पे प्रदर्शन, किसानों को लेकर प्रदर्शन होता है, उसी दिन अगर भरत केजरीवाल घोषणा कर दे कि मैं भी सिविल लाइन फाटक पे उसी दिन आंदोलन करूंगा, तो मांग पूरी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इनको पता है कि भरत केजरीवाल बनारस तक चला गया था मोदी के क्षेत्र में वसुंधरा के खिलाफ, तो यूपी जाने में भी समय नहीं लगेगा। लेकिन यूपी जाएंगे तो ये नहीं है कि ये कह दिया कि हम यूपी से पक्का जीत के आएंगे और यहाँ आके समझौता कर ले, सीएम के ओएसडी से जाके बात करके वार्ता करके दिखा देंगे हमारी तो 21 सूत्री मांगे पूरी हो गई। जब जाएंगे तो मांग पूरी करवा के ही आएंगे, ये गारंटी है। और जब उठे हैं तो मांग पूरी करवा के ही उठे हैं। अब आप लोग लेटेस्ट की जो मांगे हैं साथियों, इस भर्ती के बारे में पूरा आप सभी को ध्यान है, शुरू से लेकर हर चीज में संघर्ष हुआ, 50 से ऊपर आंदोलन हो गए। आप सभी को पता है इस भर्ती की विज्ञप्ति 2310 पदों पे जैसे एसओजी की जांच खत्म हुई, अपन लोगों ने आंदोलन करके कैसे करके इसमें 2310 पदों पे उन्होंने विज्ञप्ति जारी की। मेरा एक टारगेट था, मैंने पहले जैसे 2310 की विज्ञप्ति जारी करी, उसी दिन शाम का वीडियो है, देख लेना, अगले दिन शाम का वीडियो है कि इस भर्ती को कम से कम 7500 से 8000 करा के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और किसी भी तरीके से कराओ, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ो। और वो 5500 की वहां दिल्ली से फाइल क्लियर करवा के लाए और वहां से बजट तैयार हुआ। जब राजस्थान में ये लोग अलग से करना चाहते इसको जुड़वाया, और आपको पता है फॉर्म भरने के बाद धीरे धीरे करके 2 हिस्सों में इस फाइल को जोड़ा गया। पहले 4000 जोड़ी गई थी, ध्यान है आपको? उसके बाद 1500 जोड़ी गई थी। बोले 1500 तो सीसीएस वालों को दे देते हैं। मैंने कहा 7800 लूंगा भी, तो आगे की जो भर्तियां उनमें देखेंगे अपन लोग, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए। राजस्थान के अंदर कितने समय से सारे साथी लोग जिनकी उम्र होने वाली थी 10 साल से आरपीएससी से कोई भर्ती नहीं आ रही, मेरे दिल में दर्द था, मेरे को दुख था कि हम लोग आरपीएससी नहीं करा पा रहे, तो कम से कम ये सीएसओ का तो कंप्लीट करें। और अब ये और गारंटी दे रहा हूं आपको, अगले जनवरी से के अंदर कोशिश तो यही है, जनवरी 2-3 वीक से पहले लिखित परीक्षा से हर भर्ती का ऑर्डर जारी होगा। और उस जिस दिन वो ऑर्डर जारी होगा उसके अगले दिन से मैं नई भर्ती के लिए इतना बड़ा आंदोलन करूंगा कि मेरे राजस्थान में जितने साथी हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाए, तो 10-10 साल से रोजगार का वेट कर रहे हैं, उनको 100% रोजगार दिलाने का काम हम करेंगे। 1 साल का टारगेट लिया कि भी 1 साल के अंदर इस प्रोफेसर को बदलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो 8 माह अभी अपने पास बचे हुए 7.5 से 8 माह, और उस 7.5 से 8 माह के अंदर कुछ तो अपन लोगों ने कर लिया काफी कुछ, और बाकी बहुत कुछ करना अभी बाकी है। संविदा कर्मी साथी कहते हैं कि आप लिखित परीक्षा की मांग को उठाते हो, हमेशा हमारी मांग नहीं उठाते। साथियों, संविदा कर्मी साथियों, सबको ये पता रहना चाहिए कि 2013 की भर्ती भी हम लोगों ने डबल करवाई थी आंदोलन करके। पहले 7459 पदों पे भर्ती निकाली गई थी, फिर 15259 पदों पे हुई वो भर्ती, डबल कर दी गई। लेकिन फ्रेशर्स का नंबर नहीं आ रहा था, इसलिए उसमें से 4500 लेस हुई, और वो 4500 लेस होके अगली भर्ती लिखित परीक्षा से कराने की बात थी लोगों की। लेकिन फिर से संविदा कर्मी साथी यूटीपी पे 2014 में लग गए, और वो वापस उन लोगों ने यही, जैसे ही अपन ने 4500 प्लस 2000 पद की एक फाइल और निकलवाई, फिर संविदा कर्मी भाई हमारे यूं कहने लगे हमें अभी परमानेंट करो आप, और हम लोग को नियमित करो। 2014 से वो लोग बोले 4 साल हो गए हम लोगों को नौकरी करो। तो राजस्थान में इसको परंपरा बना दिया गया। इस परंपरा को हमें खत्म करना है, और इस परंपरा को खत्म करने के लिए हम सरकार से एक आग्रह करते हैं कि आप जो संविदा कर्मी वाले भाई हैं उनको सबको डायरेक्ट कोई कैडर बना के अलग से आप लोग परमानेंट कर दो। लेकिन साथ में लिखित परीक्षा से जो नई भर्तियां मेरे सारे युवा साथियों के लिए भी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो पहले लिखित परीक्षा का इस बार नोटिफिकेशन जारी कराऊंगा, ताकि भर्ती हर बार पहले निकलवा लेते हैं और बाद में वो मेरिट से हो जाती है तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो पहले इस बार लिखित परीक्षा का नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी, और नहीं जारी करेगी तो सरकार 2022 का जनवरी राजस्थान सरकार को इतने बड़े तांडव का सामना करना पड़ेगा
बोल नहीं सकती, क्योंकि ये सोच रहे हैं अभी क्रांति मार्च से सब अच्छा मैसेज जाएगा है, इनको पता लग भी जाएगा। और अगर ये सोच रहे हैं कि भाई हम साथियों को गुटबाजी कर देंगे, कुछ और कर देंगे, जैसे हमेशा सरकारें करने का प्रयास करती हैं, तो इसमें भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई तो इतना आपको पता है कि इतना सक्षम है कि अगर अकेला भी जाना पड़े और मंत्री की गाड़ी के आगे स्कॉर्पियो लगानी पड़े तो वो भी लगाऊंगा, लेकिन आप लोगों की मंत्री को रास्ते में उतार लूंगा, मुख्यमंत्री के काफिले के बीच में गाड़ी घुसेड़ दूंगा, लेकिन मांग पूरी करवा के लाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि शोषण ही इतना हो गया, इस शोषण को हर बार देखते रहते हैं। अपन क्या करते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं कि भाई देखो ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, फिर डालते रहते हैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन आप लोगों ने किया क्या? कुछ नहीं कर पाए। हम लोग बैठे बैठे देखते रहे। अरे राजस्थान की इस वीर भूमि के लोग भी अगर बैठे बैठे देखेंगे तो पूरे देश के लोग तो भाजपा कर रहे हैं। बिल्कुल इंकलाब लाने की जरूरत है। हमारे भाई ने बोला है इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब की जरूरत है। और आपको पता है भगत सिंह ने भी इंकलाब लाने के लिए क्या किया था। मेरे को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, भगत सिंह बनना पड़ेगा, छुड़ा तो दोगे ना सारे? पक्का 100%? ठीक है बेटो, वैसे कोशिश तो ये जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन किसी से नहीं डरते, क्योंकि जो सरकार में नुमाइंदे बैठे रहते हैं उसमें से 70 से 80% लोग भ्रष्ट हैं और अपन ईमानदार हैं। और ईमानदार व्यक्ति और सच्चे व्यक्ति का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अपन किसी तरीके से नहीं करेंगे, 100% अपन जीत के आएंगे हर एक काम में। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और नियमितीकरण की प्रोसेस हरियाणा में भी 5 साल बाद परमानेंट करने की घोषणा हो गई, बाकी राज्यों में भी हो गई। और नियमितीकरण की अभी देखो परमानेंट की यहाँ की सरकार ने घोषणा कर दी। आप सभी को पता है राजस्थान सरकार ने कह रहे ना संविदा करने को परमानेंट कर देंगे। वो गाइडलाइंस कर रही है, जिनमें गाइडलाइंस मुख्य तौर पे 3 साल पुरानी संविदा कर्मियों के हिसाब से जो पहले के लगे हुए उनको परमानेंट करने की कुछ बातें हैं, लेकिन वो बातें भी गाइडलाइन बननी चालू नहीं हुई है। और ये प्रक्रिया मैं बता दूं आपको चालू होगी भी नहीं जब तक सभी का दबाव नहीं होगा। कैडर बनाने की कह रहे हैं, अलग से कैडर बना देंगे। साथियों ये काम में बहुत जोर आने वाला है, लेकिन ये घोषणा क्यों हुई उसका कारण पता है आपको? चुनाव, यूपी में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, 5 स्टेटों में भी चुनाव है ना। तो प्रियंका गांधी जी के मुंह से ये निकल गया और यूपी में मैनिफेस्टो ये रख दिया गया कि भाई यूपी चुनाव में इस संविदा पे कोई भी हम भर्ती नहीं करेंगे और जो पहले के संविदा कर्मी उनको सबको परमानेंट कर देंगे। इन्होंने वहां पे मैनिफेस्टो में ये डाला और अपने जैसे युवा साथियों ने उस चीज को, हम सभी ने वहां पे जो यूपी के लोग थे उन लोगों ने, इनको पता था कि राजस्थान की ये आंच वहां तक पहुंचेगी और अपन लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया था, पहले राजस्थान वालों को तो कर दो, उनको बाद में कर देना। तो साथियों जब उन राज्यों में नहीं किया तो यूपी में क्या करेंगे बताओ? करेंगे क्या? साथियों सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले कुछ भी हद तक इन लोगों को जाना पड़ता है, ये जाते हैं। और अपन लोगों ने इन लोगों ने हमेशा अपना यूज किया, अपन लोगों ने इन लोगों का कभी यूज नहीं किया। लेकिन क्यों? क्योंकि जो नेता लोग आते हैं वो सब इनके खुद के तलवे काटने वाले आते हैं, मंत्री आते हैं उनसे सेटिंग कर लेते हैं, अधिकारी होते हैं उनसे सेटिंग कर लेते हैं, खुद के पर्सनल और निजी काम करवा लेते हैं। अरे मंत्री जी, जो नए मंत्री जी आए उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमने उनका स्वागत किया था, कोई दिक्कत नहीं है, छवि भी अच्छी है मंत्री जी की, लगता है कि काम करवाएंगे। और अगर नहीं करवाएंगे तो 1.5 क्विंटल साहब यानी रघु शर्मा जी का जो हालात किए थे उससे भी पूरी हालत इन मंत्री जी की भी कर देंगे। क्योंकि सार्वजनिक काम करवाने के लिए सरकार के एंटी जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। और निजी काम करवाने हैं तो 2 ज्ञापन सौंप के आ जाओ, जानकारी करके आ जाओ, 1-2 काम खुद के करवा लो, इतना ही होता है। लेकिन आपके लीडर में इतना दम होना चाहिए कि जिस ट्रांसफर के लिए एक इमरान चौधरी जी ने अब इस्तीफे दे दिए थे 2 ट्रांसफरों के लिए, ध्यान आपको सीएम वाले मामले में एक खबर आई थी ऐसी, हालांकि उस खबर में कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन अपन लोगों ने चलते हुए आंदोलन कर करके अपना प्रेशर देख लो। आप एमपी एमएलए से ज्यादा पावरफुल है कि नहीं है? जब ट्रांसफर करवा लिया अपन लोगों ने, लिस्ट जारी हो गई थी, 2000 लोगों की लिस्ट भी बन गई थी, लेकिन इतने में फिर ब्रिज कोर्स का इन्होंने रख के और सारा सिस्टम के होम टाउन तो लोग कम से कम भेज दिए जाएंगे इसी से। तो कोशिश यही थी कि सभी को होम टाउन मिले और ब्रिज कोर्स का भी अब आ जाते हैं बात पे।
सबसे पहली मांग आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं, जो मैंने आप लोगों ने नहीं बताई थी उससे पहले वीडियो बोलने शुरू कर दिए थे, आप सभी तक पहुंच भी गई होगी। ब्रिज कोर्स में आपको लगता है राजस्थान में कि ब्रिज कोर्स चालू हो जाता? इन लोगों ने तो सोच ली थी 1 साल की जो अकाउंट था एनएचएम का, उसमें आप लोगों की 1 साल की 7-7 7900 रुपए की सैलरी तैयार पड़ी थी। और ये मान लो कि इन्होंने 1 साल तक आप लोगों के लिए बढ़िया तैयारी कर रखी थी कि कोविड जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक आप लोगों का इसी प्रकार से शोषण करने का प्लानिंग थी। मैंने साफ कह दिया, माननीय सुधीर कुमार शर्मा जी थे एमडी साहब, जिन्होंने इतनी अति कर दी कि वहां कोई मिलने भी जाता था तो उसको सस्पेंड करने की और एपीओ करने की धमकी दी जाती थी। अभी उन्हीं पंक्तियों पे अब नई एमडी मैडम आई है, शायद वो सिखा के गए हैं, क्या बात है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी उन्हीं पंक्तियों पे चल रहे हैं थोड़े थोड़े। अभी तो खैर स्टार्टअप नहीं हुआ है क्योंकि अभी नए मैडम ने शायद अभी तक ढंग से अपन लोगों का डेकोरम देखा नहीं है। जिस दिन अपन पहुंच के डेकोरम दिखाने तो ये साइन करेंगे आंख बंद कर करके पन्नों के ऊपर। और पक्की बात है हर एक मांग पूरी भी होगी। हम सोच रहे नए मंत्री आए हैं, सारे अधिकारी चेंज हो गए। सीएचओ ऐसी भर्ती है जिसके अंदर देखो कितने अधिकारी चेंज हुए। हेल्थ सेक्रेटरी 3 बार चेंज हो गए। रोहित कुमार सिंह जी के बाद अखिल अरोड़ा के बाद सिद्धार्थ महाजन जी और अब वैभव कर दिए या हो गए जो भी है। टेकड़ी के साथी लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। तो रघु शर्मा को लेकिन खाने का बहुत शौक है, मोटे भरते हैं ना, खाने का शौक है ना। ये तो पहले वाले भरते हुए, लेकिन जो सैलरी का जो सारा सिस्टम तैयार होता है उसमें 1996 के जो रूल्स बने हैं ना, लेबर रूल्स, उसी के अकॉर्डिंग सैलरी चल रही है अभी तक। आज क्या उसके बाद कितने साल निकल गई आप देखो। उस टाइम ये सैलरी का रूल बनाने आए, उस टाइम की जो सैलरी वो आज हम लोगों को मिल रही है तो 21 साल ये हो गई, 4-25 साल 25 साल। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर हो गई, 110 से ऊपर हो गई पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत इतनी हो गई। आप सब बताओ इतनी भयंकर महंगाई के साथ हजार में गुजारा हो सकता है क्या? तो सुधीर कुमार शर्मा जी को मैंने ये कहा था कि आप ये बताओ भाई, टोटल जो ये साथी लोग हैं इनको 25,000 प्लस इंसेंटिव के लिए आपने सेलेक्ट किया और आपने इनको 7900 रुपए में भेज दिया। ये कहां का न्याय है? आप किस तरीके से इनको भेज रहे हो? अगर आपको एनडीसी के पद पे अभी नौकरी के लिए भेज दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो बोल रहे थे, बोले आप लोगों को बहुत ज्यादा बातें आ रही हैं। मेरे को बोले तो आप सीएचओ नहीं हो, आप क्यों इनके लिए बोल रहे इतना? मैंने कहा मैं सीएचओ नहीं हूं ना, यही सबसे बड़ा फायदा है। ना तो मेरे को आप सस्पेंड कर सकते हो, ना मेरे को ट्रांसफर कर सकते हो, और मुकदमा दर्ज कराओगे तो मैं जेल से छूटते फिर यहीं आके बैठूंगा और आंदोलन करूंगा, फिर मुकदमा दर्ज कराओगे, फिर आंदोलन करूंगा, फिर कहीं आके बैठूंगा, लेकिन आप ऐसी तैसी कर दूंगा जब तक इस काम को पूरा नहीं करोगे। अभी थोड़े दिन पहले एक विधायक जी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सिद्धार्थ महाजन जी जब थे तो अंदर घुसे, हमारी पर्ची थी, पर्ची लेके वैसे ज्यादा जाते नहीं अपन, और सामने जो आज आपको क्लियर बोल रहा हूँ, जो सामने अधिकारियों की कुर्सी 4 पड़ी रहती है, उन कुर्सियों पर जाके बैठा करो, किसी से मत डरना, 1% भी मत डरना किसी सीएचओ या किसी अन्य मेडिकल कर्मी पे 1 अंगुली भी कोई माइकलाल नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो 4 कुर्सियां अपने लिए बनाई गई है। उन अधिकारियों को जो तनख्वाह मिलती है वो अपने टैक्स से मिलती है। अपन को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपन ईमानदार है, अपनी नौकरी कर रहे हैं, देश के लिए सेवा दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, और स्वास्थ्य से बड़ी कोई सेवा शायद इसमें होती नहीं है पूरी दुनिया में। सबसे बड़ा दर्द और सब कुछ स्वास्थ्य सेवा। तो साथियों बिल्कुल मत डरा करो, सामने वाली कुर्सी पे जैसे आपका भाई टांग पे टांग रख के मुझसे पे ताव दे के बैठता है, वैसे ही आप लोग बैठा करो। लगना चाहिए ये भरत परिवार के भाई है, सारे के सारे भरत परिवार की बहनें हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी सीएचओ की तरफ या किसी मेडिकल कर्मी की तरफ अंगुली भी ये लोग उठाएंगे तो पूरा हाथ उठा के फेंक देंगे, ये शर्त लगा होगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जितना बोल्ड ईमानदार हो तो बोल्ड अपने आप बन जाओगे, भ्रष्ट हो तो आप दबोगे, और अपन भ्रष्ट है नहीं तो अपन दबेंगे भी नहीं, और ईमानदार हैं तो लड़ेंगे और जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई अब अपनी मूल समस्याओं पे आ जाते हैं, क्योंकि भर्ती का तो आप सभी को पता है कि कितना कड़ा संघर्ष रहा आप लोगों का। फॉर्म खुलवाने से लेके